हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इससे पहले पार्ट नंबर 1 के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें हमने चर्चा की थी जनसंख्या वितरण के बारे में। जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में विस्तार से पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अतः आप उस डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे सबसे पहले जनसंख्या घनत्व की, और दोनों में तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। यानी 1 वर्ग किलोमीटर की लंबाई, 1 वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई, इस एरिया में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। वितरण में हमने चर्चा की थी, किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ पर एक पर्टिकुलर इकाई नहीं होगी, बल्कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कहलाएगी, जनसंख्या वितरण। यहाँ घनत्व में प्रति वर्ग किलोमीटर अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर की चौड़ाई होगी, 1 वर्ग किलोमीटर की ही लंबाई होगी। यहाँ निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। अब देखो, जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र क्या हो गया, कुल जनसंख्या लेनी है और कुल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी पॉपुलेशन में एरिया का भाग देना है, आपके सामने जनसंख्या घनत्व होगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कितनी है, 15,000। कितनी है, 15,000। एक क्षेत्र विशेष में 15,000 व्यक्ति निवास करते हैं। और यदि एरिया की बात करें, क्षेत्रफल कितना है, तो 100 वर्ग किलोमीटर मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस 15,000 में 100 का भाग लगाना है। 100 का भाग लगाते ही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। टोटल कितना हो गया, 150। अर्थात इस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करेंगे, तो 150। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बात करें, जनसंख्या घनत्व के कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में भी चर्चा करते हैं। पहला प्रकार है कायिक घनत्व। यानी कायिक घनत्व निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बात वही है, टोटल जनसंख्या लेनी है और टोटल जनसंख्या में आपको कुल कृषि भूमि क्षेत्र का भाग लगाना है। यहाँ ध्यान रखना, कुल भूमि नहीं आएगी, बल्कि कुल भूमि में कृषि योग्य भूमि कितनी है, खेती करने योग्य भूमि कितनी है, उसका भाग लगाएंगे, आपके सामने कायिक घनत्व होगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला प्रकार है कृषि घनत्व। एग्रीकल्चर का घनत्व क्या है, तो कुल कृषक जनसंख्या। यहाँ ध्यान रखना, हमने कुल जनसंख्या ली थी, यहाँ कुल जनसंख्या नहीं लेनी है कृषि घनत्व में। टोटल जो जनसंख्या है उसमें से कृषक जनसंख्या कितनी है। जैसे मान लो एक क्षेत्र विशेष में 50 व्यक्ति रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं, 50। लेकिन कृषि का कार्य केवल 40 व्यक्ति ही करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 40। यहाँ तो टोटल 50 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, 40। तो ये समझने योग्य बात है। यहाँ पर कुल कृषक जनसंख्या लेनी है और बात कायिक घनत्व में, और इस कृषि घनत्व में भाग किसका देना है, कुल कृषि भूमि का। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या लेनी है और हमारे पास में उपलब्ध कुल संसाधन कितने हैं। यानी कुल जनसंख्या लेनी है और कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग लगाना है, आर्थिक घनत्व होगा। आर्थिक का मतलब एक्टिविटी, जिनसे हमें क्या मिलते हो, पूंजी या पैसे मिलते हैं। आगे आर्थिक जो एक्टिविटी है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगला है पोषण घनत्व। यदि पोषण घनत्व की बात करें तो बात वही है, कुल जनसंख्या और कुल खाद्यान्न का भाग। केवल आपको ध्यान किस में रखना है, ध्यान रखना है कृषि घनत्व में। ध्यान रखना, कुल जनसंख्या सभी में कुल जनसंख्या आएगी, लेकिन यदि कृषि घनत्व की बात करें तो कृषि घनत्व में कुल जनसंख्या नहीं आएगी, बल्कि कृषक जनसंख्या आएगी। खेती करने वाले व्यक्ति कितने हैं या खेती का कार्य कितने व्यक्ति करते हैं, तो वो
कृषक जनसंख्या होगी, और कृषि घनत्व निकालने में कृषक जनसंख्या आएगी, कुल जनसंख्या नहीं आएगी। बार बार इस बात के ऊपर जोर दे रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, या कंफ्यूज वाला चीज है कि यहाँ पर कुल जनसंख्या, सभी में कुल जनसंख्या आ रही है, लेकिन ध्यान रखना कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या आएगी, कुल जनसंख्या नहीं आएगी। अब बात करें, कुछ महाद्वीप दे रखे हैं, उन महाद्वीपों का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। सबसे पहले एशिया, एशिया का कितना है तो 146, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में एशिया महाद्वीप में कितने व्यक्ति निवास करते हैं तो 146, यानी 1 वर्ग किलोमीटर की लंबाई होगी, 1 वर्ग किलोमीटर की ही चौड़ाई होगी, और इसमें एशिया महाद्वीप में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो 146। नेक्स्ट अगले महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका का कितना है 143 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है यूरोप, यूरोप की बात करें तो यूरोप में 33 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका, यहाँ ध्यान रखना लैटिन अमेरिका व कैरिबियन जो द्वीप समूह है इनको शामिल करते हुए कौन सा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। इस दक्षिणी अमेरिका में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं 32। जो महाद्वीप हैं इनके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैरेबियन द्वीप समूह को किस प्रकार से शामिल किया गया है, लैटिन अमेरिका क्यों कहा गया है। तो दक्षिणी अमेरिका का कितना है 32, उत्तरी अमेरिका में 20 व्यक्ति। ओसेनिया, ओसेनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसमें 5 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यानी इन महाद्वीपों का क्रम पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम है उसको व्यवस्थित कीजिए। या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जो जनसंख्या घनत्व है इसकी दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में महाद्वीपों का क्रम लिखे या घटते हुए क्रम में। एक जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्रम है उसको उल्ट पुल्ट कर देते हैं, यानी अलग अलग कर देते हैं और फिर उनको क्रम से रखने के लिए बोला जाता है। तो क्रम की बात करें सबसे ज़्यादा कौन सा है एशिया, सबसे ज़्यादा एशिया कितना देखा था हमने 146। एशिया के बाद में दूसरा महाद्वीप कौन सा है अफ्रीका, इस अफ्रीका का कितना है 43, अफ्रीका में 43 व्यक्ति निवास करते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। यूरोप में 33, लैटिन अमेरिका या कैरेबियन या दक्षिणी अमेरिका में 32, उत्तरी अमेरिका में 20, ओसेनिया में 5। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ रही है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे है जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखेंगे। समय के 2 अंतरालों के मध्य एक भाग विशेष में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। ध्यान रखना जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी होती है और जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी होती है। इन दोनों के बारे में इसी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जनसंख्या वृद्धि से क्या अर्थ है तो सीधा सा है समय के 2 अंतराल हैं। भारत की बात करें तो भारत में अंतराल कितना है 10 वर्ष, कितना है 10 वर्ष। मान लो हाल ही में यदि जनगणना हो और आगे 10 वर्ष बाद में फिर जनगणना हो, इन दोनों समय विशेष में जो परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाएगा जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट बात करें जनसंख्या जो वृद्धि है इसको किस में व्यक्त किया जाता है तो प्रतिशत में। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कभी कभार हमें जो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है उसी का उत्तर हम गलत करके आते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो। जनसंख्या जो वृद्धि है इसको किस रूप में मापा जाता है तो प्रतिशत के रूप में। अब नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला शब्द है प्राकृतिक वृद्धि। शब्द कौन सा है प्राकृतिक वृद्धि। तो प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, यानी किसी क्षेत्र विशेष में, यदि परिभाषा की बात करें किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों, बात वही होगी 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु का जो अंतर है, जन्म और मृत्यु का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा प्राकृतिक वृद्धि।
यानी एक क्षेत्र विशेष की बात करें, मान लो ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर 50 व्यक्तियों ने जन्म लिया। कितनों ने लिया? 50 ने। और 5 की क्या हो गई? मृत्यु। अब कितने बच गए? 45। ये जो 45 बच्चे बच गए वो कौन सी वृद्धि होगी? प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ बोलेंगे इसे। यानी समय के 2 अंतराल लेने हैं, परिभाषा के अकॉर्डिंग ही 2 अंतराल लेने हैं। इन दोनों अंतरालों में जन्म कितने बच्चों का हुआ और मृत्यु कितनों की हुई, वो जो भाग बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, जो जनसंख्या वृद्धि है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यदि धनात्मक की बात करें तो 2 समय अंतरालों के मध्य जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो, यानी जन्म दर क्या है? अधिक है और मृत्यु दर क्या है? कम है। या अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाए। 2 डेफिनेशन है, 2 परिभाषाएं। मान लो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या यानी जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं या जो जन्म दर है वो तो क्या है? अधिक है। और मृत्यु दर क्या है? कम है। जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम है तो सीधा सा है जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगी? धनात्मक। या फिर मान लो एक क्षेत्र विशेष से व्यक्ति पलायन करके दूसरे क्षेत्र विशेष में जा रहे हैं तो यहाँ पर जनसंख्या को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यानी प्रवास के द्वारा भी जनसंख्या बढ़ती है, जन्म दर के अलावा प्रवास के द्वारा। तो इसे भी क्या बोलेंगे? धनात्मक वृद्धि। तो 2 डेफिनेशन हो गई धनात्मक की, दोनों समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करें वास्तविक वृद्धि, यानी जरूरी नहीं है वो नेचुरल हो, किसी कारण से मान लो अचानक अकस्मात एक्सीडेंट से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जनसंख्या में कमी होगी। तो वास्तविक वृद्धि क्या है? प्राकृतिक में तो यानी प्रकृति के द्वारा किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसकी मृत्यु हो गई, वो प्रकृति है। या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो प्रकृति के द्वारा हो रही है। यहाँ वास्तविक वृद्धि में क्या आ जाएगा? एक्सीडेंटल वगैरह भी होगा। इसके अलावा उत्प्रवास है, आप्रवास है। आ का मतलब आना, उत का मतलब जाना। एक क्षेत्र विशेष, मान लो ये एक क्षेत्र विशेष है, दूसरा क्षेत्र विशेष ये है। यहाँ से एक व्यक्ति है, दूसरे क्षेत्र में पलायन कर रहा है, इस क्षेत्र में जा रहा है। यहाँ जनसंख्या कम हो रही है लेकिन यहाँ जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ दोनों जगह बदलाव होंगे या नहीं होंगे? यहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करने के लिए जनसंख्या कम होगी, यहाँ संसाधन होंगे उनके लिए जनसंख्या अधिक होगी। तो वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए जन्म दर में से मृत्यु दर को बाकी निकालना है और उसमें जोड़ना है आप्रवास और उत्प्रवास। कितने व्यक्ति आ गए हैं और कितने व्यक्ति चले गए हैं, वो वृद्धि क्या कहलाएगी? वास्तविक वृद्धि। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। एक शब्द और रह गया, वो है ऋणात्मक। ऋणात्मक वृद्धि वही बात है, समय के 2 अंतराल हैं, इनके मध्य जनसंख्या कम हो जाए। 2 कारण हैं, एक तो मृत्यु दर, जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? ऋणात्मक। इसके अलावा उत्प्रवास अधिक हो, आप्रवास कम हो और उत्प्रवास अधिक हो तो इसमें भी जनसंख्या क्या होगी? अधिक। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे तीसरा जो पार्ट होगा उसमें आगे हम बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं।